हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारे टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पैरासाइटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, जेनेटिक्स, इस तरीके के काफ़ी सारे टर्म्स के बारे में समझा था। आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम एनिमल्स एंड प्लांट्स में होने वाले डिजीज़ की डीप स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजी, द साइंस दैट डील विथ द फिनोमेना एंड कॉज ऑफ इम्यूनिटी। अभी जब कोविड आया था तो हम सभी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर में ही बना के काढ़े पी रहे थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे। क्यों? क्या नीड थी हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की? इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी जितनी भी फॉरेन डिजीज़ से, या टर्म हम यूज़ करें यहाँ पे, फॉरेन माइक्रोब्स से फाइट करने के लिए जो एनर्जी लेती है, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। हम सभी की अपनी अपनी इम्यूनिटीज़ होती हैं। किसी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी इम्यूनिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर पावर होगी फॉरेन माइक्रोब से फाइट करने की, और जितनी ही कम इम्यूनिटी होगी हमारी, उतनी ही हम अनेबल होंगे माइक्रोब से फाइट करने के लिए। यहाँ पे इट इज़ रेजिस्टेंस टू और डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़, और इसी इम्यूनिटी की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ यूकेनिस, द साइंस विच एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस थ्रू कंट्रोल्ड हेरिडिटी। इसके अंदर हम इस तरीके के पेरेंटल जीन्स को या कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि हमें गुड कैरेक्टर्स शो करेंगे in future generation. For example, discourage a marriage that is likely to show unfavorable or harmful characters in children. ऐसे कपल्स जिनके अंदर हार्मफुल या अनयूज़फुल कैरेक्टर्स हैं, उस तरीके की मैरिजेस को हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि वही कैरेक्टर्स जो हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके चिल्ड्रंस में पास आउट होंगे जो कि फेवरेबल या हार्मफुल नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री। अगर बायोकेमिस्ट्री को, इस वर्ड को मैं ब्रेक करूं 2 पार्ट्स में, तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी। हियर इट इज़ बायो मीन्स लिविंग और लाइफ, एंड केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन कर दिया तो ये बन गया बायो केमिस्ट्री। नाउ हमारी बॉडी में, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। वन ऑफ द न्यूमरस एप्लीकेशन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? हम सभी के पास जो हमारा डीएनए है वो 99.9% जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी का सेम होता है, एक्सेप्ट फॉर दैट 0.1%।
ये जो 0.1% डीएनए है, चाहे वो मेरा है या आपका या आपके पेरेंट्स का, किसी का भी, ये हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। और यही जो 0.1% डीएनए है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए या डिफरेंट जो हमारा नेचर होता है उसके लिए। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं किसी किसी केसेस में, जहाँ पे अगर हमें किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है तो उस केस में हम उसके डीएनए सैंपल की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके 0.1% डीएनए के बेसिस से। या अगर हमें पेरेंटल का पता करना है कि फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स के बारे में पता करना है कि उसके कौन से पेरेंट्स हैं, तो वहाँ पे उनके ब्लड सैंपल से उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ the next topic is applied biology. Biology has numerous application in other branches of science. Biology की साइंस की अदर ब्रांचेस में भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं. It forms an important part of the following. अब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं या कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है. फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर, आई होप आप सभी अवेयर होंगे एग्रीकल्चर क्या होता है. रेजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. जो हम खेती करते हैं, चाहे वो चावल की हो, दाल की हो या किसी भी तरीके की हो, गन्ने की हो, शुगर केन की हो, इन सभी की खेती को, क्रॉपिंग को, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. या जो हम एनिमल्स को हम अपने फार्म्स में रखते हैं, चाहे वो काव हो, बफेलो हो, शीप हो, गोट हो, इन सभी को हम लाइव स्टॉक कहते हैं. इन सभी की कल्चरिंग को भी हम एग्रीकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट इज़ एपीकल्चर. व्हाट इज़ एपीकल्चर? जितनी भी हनी कॉम्स होती हैं, सॉरी हनी बीज होती हैं, हनी बीज की कल्चरिंग को हम एपीकल्चर कहते हैं, जहाँ से हम हनी को मैन्युफैक्चर करते हैं और बीज वैक्स को मैन्युफैक्चर करती हैं. इसकी कल्चरिंग को हम एपीकल्चर कहते हैं, हनी बीज की. नेक्स्ट इज़ वेटिनरी साइंस. वेटिनरी साइंस क्या होता है? द ट्रीटमेंट एंड सर्जरी ऑफ एनिमल्स. वो डॉक्टर्स जो कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं उन्हें हम वेटिनरी डॉक्टर्स कहते हैं. जैसे कि हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हम बीमार पड़े या हमें कुछ हो, हम फ़ौरन अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं. उसी तरीके से जब हमारे एनिमल्स, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, काव हो, बफेलो हो, शीप हो, गॉट हो, कोई भी एनिमल, जब भी एनिमल्स बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए हम वेटिनरी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनके ट्रीटमेंट की या सर्जरी की स्टडी को हम वेटिनरी साइंस कहते हैं. नेक्स्ट इज़ मरीन बायोलॉजी. व्हाट इज़ मरीन बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लाइफ इन द सी. सी के अंदर जितनी भी लाइफ्स हैं, चाहे वो फिशेस हों, शार्क हों या श्रिम्प हो, एक्सेट्रा, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं या सी वाटर प्लांट्स हों, उन सभी की स्टडी को हम मरीन बायोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ हाउसहोल्ड बायोलॉजी? The study of household animals, insects, etc., including how to prevent damage to our own body and to our belongings. It is household biology. सिंपल फॉर्म में हमारे घर में जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंटर करते हैं, चाहे वो हाउस फ्लाई हो या किसी भी अदर टाइप के हार्मफुल या नॉन हार्मफुल एनिमल्स हों, उन सभी की स्टडी को और हम किस तरीके से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी डैमेज से, या जो हमारे बिलोंगिंग्स हैं, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे नेबर्स हैं, उन सभी को भी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी हार्मफुल डैमेज से. इन सभी की स्टडीज़ को हम हाउसहोल्ड बायोलॉजी कहते हैं. डैमेज इन द सेंस कि कोई बड़ा डैमेज नहीं, नॉर्मल तरीके की चीज़ें. फॉर एग्जांपल ये हाउस फ्लाई आके हमारे फूड पे बैठ गई या हमारा वाटर कंटामिनेट हो गया, तो इन तरीके की जो घर में जिस तरीके की हम सेफ्टी अपने लिए कर सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी डैमेज से, उस तरीके की स्टडी को हम हाउसहोल्ड बायोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट इज़ हॉरिकल्चर. व्हाट इज़
science and art of growing fruits, vegetables, flowers or ornamental plants is called horticulture. हॉर्टिकल्चर में हम किस तरीके से फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में. नेक्स्ट इज सेरिकल्चर, द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म. ये तो हमें पता है सिल्क वॉर्म क्या होता है. सिल्क वॉर्म इस तरीके का छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, जहाँ पे ये अपने अराउंड एक कवरिंग क्रिएट कर लेता है सिल्क थ्रेड की, और इसी सिल्क थ्रेड की कवरिंग को हम रिमूव करके सिल्क बनाते हैं अपने यूज़ के लिए. ओके, तो इस पूरी प्रोसेस को या इस पूरी टेक्निक की स्टडी को हम सेरिकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट इज पाइसेस कल्चर. व्हाट इज़ पाइसेस कल्चर? इट इज़ द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फिशेस. किस तरीके से हम फिशेस को अपने एरिया में ग्रो करा सकते हैं, उसकी स्टडी को हम पाइसेस कल्चर कहते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने आसपास के एरियाज़ में छोटा सा पॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर वो फिशेस को ग्रो कराते हैं अपने बेनिफिट के लिए. नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? इंटरप्रेटिंग बायोलॉजिकल इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल. सिंपलेस्ट फॉर्म में से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, डीएनए के बारे में हम सब जानते हैं. डीएनए क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये, और फुल फॉर्म क्या है डीएनए का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये डीएनए का फुल फॉर्म है. ठीक है, अब इस डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल टाइप होता है और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं. अब ये पूरा एक डीएनए स्ट्रक्चर है. अब इस डीएनए स्ट्रक्चर को अगर मैं स्मॉल लेवल पे समझूं तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी की स्टडीज़ को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं. आफ्टर दैट, बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी, इस वर्ड को भी अगर हम ब्रेक करें 2 पार्ट्स में तो ये और क्लियरली हमें समझ में आएगा. यहाँ पे हमने कहा बायो और टेक्नोलॉजी. बायो क्या है? लिविंग या लाइफ. एंड टेक्नोलॉजी जो कि टेक्निक्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को फॉर्म करने के लिए या प्रोड्यूस करने. सो द यूज़ ऑफ लिविंग सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या करा? लिविंग सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने यूज़ करा कहाँ पे? इंडस्ट्रीज़ में या फॉर द बेनिफिट ऑफ humans. It includes areas such as biogas production, food processing, genetic engineering, antibiotic production, extraction of extracellular enzymes used as biodetergents in laundry washing, powders, vaccine production, antibodies production, tissue culture and etc. अभी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स होते हैं जिनको हम लेते हैं और वो क्या करती हैं, जो भी बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उसको किल कर देती हैं. तो ये एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हुआ कहाँ से? सो
एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हुआ, सबसे ईजीएस्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है पेनिसिलियम विच इज़ एन एंटीबायोटिक्स। अब एक बैक्टीरिया, छोटा सा बैक्टीरिया, माइन्यूट बैक्टीरिया कितना अमाउंट में पेनिसिलिन फॉर्म करेगा? बहुत ही छोटे अमाउंट में, बट हमें कितने अमाउंट में चाहिए? हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ में या लैब्स में। इंडस्ट्रीज़ या लैब्स में जब हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो उससे पेनिसिलिन का प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। सो इट इज़ एक स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, क्लोनिंग, अ रैपिडली एडवांसिंग ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लोनिंग इस टाइम पे ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे कि हमने पढ़ा था, साइंस की कितनी ब्रांचेस पढ़ी? 3 ब्रांचेस पढ़ी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद हमने बायोलॉजी की भी काफ़ी सारी ब्रांचेस पढ़ी, जिसमें से एक ब्रांच थी बायोटेक्नोलॉजी। अब उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है क्लोनिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। यहाँ क्या कह रहा है कि क्लोनिंग में हम क्या करते हैं? क्लोनिंग में हम प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। या तो ये इंडिविजुअल्स हम नेचुरली प्रोड्यूस कराएंगे, नहीं तो फिर आर्टिफिशियली। अब ये क्या है? सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिकल क्या होता है। आइडेंटिकल मीन्स सेम, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल, रोज़ प्लांट की बात करते हैं, चाहे एक रोज़ प्लांट हो, 2 रोज़ प्लांट हो या 4 रोज़ प्लांट हो, सभी आइडेंटिकल टाइप के ही फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ सेम कलर के रोज़ प्लांट की बात कर रही हूँ, विच इज़ रेड। तो वो जितने भी फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है सभी आइडेंटिकल होते हैं। मतलब आइडेंटिकल का मतलब है एग्जैक्ट एक जैसे, कुछ भी डिफरेंस नहीं उनके अंदर। और सिमिलर क्या होता है? यहीं पे एक वर्ड हम समझते हैं, सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है लगभग एक जैसा, ऑलमोस्ट सेम, लगभग एक जैसा। बट आइडेंटिकल क्या है? ये एग्जैक्ट कॉपी होती है। ओके, आपको समझ में आएगा सिमिलर और आइडेंटिकल में डिफरेंस के। सिमिलर लगभग एक जैसा और आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अदर। जेनेटिकली आइडेंटिकल क्या है? इट मीन्स उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सेम होगा, सेम जेनेटिक मटेरियल होगा इंडिविजुअल्स का। अब या तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या इंडिविजुअल्स को नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियली। नेचुरली प्रोड्यूस करेंगे बाय providing some chemicals inside the body। और अगर हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो हम लेबोरेटरी में करेंगे। ओके, several animals have been cloned in which a body cell is with no involvement of male sperm। यहाँ पे नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों ही सेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, बट
इन केस ऑफ सेवरल एनिमल्स, अब हम उनकी क्लोन्स बनाते हैं, आइडेंटिकल्स बनाते हैं, उस केस में हमें मेल स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज बायो इंजीनियरिंग, include techniques like making of artificial limbs, joints and other parts of the body from metal और plastic। बायो इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारे नेचुरल लिम्स या जॉइंट्स हैं उनको या कोई भी अदर पार्ट्स हमारी बॉडी का जो कि वर्क नहीं कर रहा है तो उसको हम क्रिएट करते हैं मेटल और प्लास्टिक के फॉर्म में। It also includes modifying crops which are easier to grow and improving their food quality। फर्स्ट हमने क्या करा, हमने आर्टिफिशियली लिम्स और जॉइंट्स और अदर बॉडी पार्ट्स को क्रिएट करा मेटल और प्लास्टिक से। नेक्स्ट हम क्या करते हैं बायो इंजीनियरिंग में, हम क्रॉप्स को मॉडिफाई करते हैं। क्रॉप्स या जितने भी हमारे फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि फर्स्ट उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाए और सेकेंड उनकी फूड क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी बायो इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट, न्यूक्लियर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लिविंग थिंग्स विच इज़ कॉल्ड रेडिएशन बायोलॉजी। क्या है ये? हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा लिविंग थिंग्स पे, इसको हम रेडिएशन बायोलॉजी कहेंगे। इसकी स्टडी को हम रेडिएशन बायोलॉजी कहेंगे। रेडिएशन बायोलॉजी क्या है? द इफ़ेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स on living things। Next is space biology, the study of survival problem of living things in outer space। स्पेस में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनके साथ किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, इनकी डीप स्टडी को हम स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट एक्सोबायोलॉजी, इट इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट साइंस विच कंटेम्पलेट्स टू स्टडी लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। हमारी यूनिवर्स में अर्थ को छोड़ के जितनी भी जगहों पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इसकी खोज को या इसकी स्टडी को हम एक्सोबायोलॉजी कहेंगे। अभी हमें ये तो पता है कि हाँ हमारी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, बट अब साइंटिस्ट इसकी भी खोज में लगे हुए हैं कि अर्थ के अलावा ऐसे कौन से और दूसरे प्लैनेट्स हैं या यूनिवर्स हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी स्टडी को हम एक्सोबायोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट इज जीनोमिक्स। व्हाट इज जीनोमिक्स? The study of genomes as opposed to individual gene is called genomics। What is genome? Genome is the entire DNA sequence of an organism। इसको ज़रा सिंपल लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा DNA है और DNA के अंदर ही हमारे जीन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक DNA के अंदर 200 समथिंग जीन्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास 1000 डीएनए है, तो उस 1000 डीएनए के अंदर जितना भी जीन होगा उन सभी जीन्स को हम कंबाइन करके जीनोम कहते हैं और इसी की स्टडी को हम जीनोमिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंटायर डीएनए सीक्वेंस of an organism is called genome and its study is called genome. After that, bioinformatics. Bioinformatics, the management and analysis of biological information stored in databases। हमारे पास जितना भी डाटाबेस है
चाहे वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का हो या प्रोटीन अमीनो एसिड सीक्वेंस हो, इन सभी डाटाबेसेस के मैनेजमेंट को और इनके एनालिसिस को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इनकी स्टडीज़ को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक्स, द वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बाय हिज बॉडी फीचर्स सच एज फिंगरप्रिंट्स, द पैटर्न ऑफ आइरिस इन द आईज, behavioral characteristics is called biometrics. Each and every individual has their own DNA fingerprinting, different pattern of iris in the eye and different behavior. कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा जिसका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होंगे या उनके आइरिस ऑफ आई का पैटर्न सेम होगा। मे बी ये हो सकता है कि कुछ बिहेवियर सेम हो, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हों बिहेवियर की जो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के सेम हो सकते हैं, बट पूरे बिहेवियर्स भी सेम नहीं होंगे। क्योंकि ऐसा जब होता है, जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो ये कंपलसरी है कि हम अपने थंब का भी फिंगरप्रिंट देते हैं, हमारी वो आइरिस का भी पैटर्न चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट नेचर। ओके, बायोमेट्रिक्स समझ में आया। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस इन मैनी वेज। अब हम बायोलॉजी की स्टडी करेंगे जो कि हम ह्यूमंस को बेनिफिट प्रोवाइड कराता है डिफरेंट तरीके से। फर्स्ट इज़ एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। फर्स्ट हमें अपने नेचर का एप्रिसिएशन करना है जिसने हमें इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ों से नवाजा है। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ सो वास्ट एंड वेरिड दैट वन वंडर्स एट इट। ये वर्ल्ड जिसमें इतने मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये बहुत ही बड़ा है। ओके, डिस्पाइट दिस वेराइटी, बायोलॉजी help us to understand the basic unity of all living things in their essential features. इसके अलावा बायोलॉजी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी की बेसिक यूनिटी क्या है और उनका इसेंशियल फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट, कीपिंग हेल्दी। बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ मैनी डिजीज़। बायोलॉजी की हेल्प से ही हमें ये पता चला कि हमें जितनी भी तरीके की कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे है या कोई भी डिज़ीज़ है हमें, तो उसका मेन रीज़न क्या है, कॉज क्या है उस डिज़ीज़ का। इट हैज़ शोन अस हाउ जर्म्स आर स्प्रेड बाय सर्टेन एजेंट्स सच एज इंसेक्ट्स, विंड और वाटर। बायोलॉजी की हेल्प से ही हमें ये भी समझ में आया कि किस टाइप के ऐसे जर्म्स हैं या माइक्रोब्स हैं जो कि स्प्रेड करते हैं नेचर में वाया इंसेक्ट, विंड और वाटर। अगर हम इंसेक्ट लेके चलें, इंसेक्ट में हम मस्कीटो ले सकते हैं। मस्कीटो से ही हमें डेंगू, मलेरिया इस टाइप के डिजीज़ होते हैं। उसी तरीके से अगर हम विंड की बात करें तो स्नीजिंग और कफ, ये कुछ डिसीज़ हैं जो कि विंड के थ्रू होते हैं। किसी ने स्नीज करा या कफ करा तो उससे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो विंड की हेल्प से ही ट्रांसफ़र होते हैं वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल। नेक्स्ट, वाटर का एग्जांपल अगर हम लें तो अगर वाटर हमारा कंटामिनेट हो गया है विथ हार्मफुल मटेरियल्स तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी डिजीज़ होते हैं। एक एग्जांपल हम डिजीज़ का लिख लेते हैं, कॉलेरा। ओके,
नेक्स्ट, कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज। किस तरीके से हम जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व करके बचा के रख सकते हैं। बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजी हमें ये समझाती है कि हम किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। बायोलॉजी हैज़ मेड बोथ द पीपल एंड द गवर्नमेंट रियलाइज द डेंजर ऑफ कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं। फॉरेस्ट की कटिंग करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम अपनी सिटीज़ को और ज़्यादा स्मार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट कर रहे हैं बाय मेकिंग बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, स्मार्ट रोड्स एक्सेट्रा। बट हम ये भूल गए हैं कि इन चीज़ों के पीछे जाते जाते हम अपने फॉरेस्ट को, अपने ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अल्टीमेटली हमारा सर्वाइवल फॉरेस्ट की वजह से ही तो होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो कि मोस्ट एसेंशियल चीज़ है वो हमें फॉरेस्ट के थ्रू ही मिलेगी। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में अगर हम जाएं तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पहले के टाइम में हुआ करते थे और आज के टाइम में वो धीरे धीरे हमारे सामने से ख़त्म होते जा रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, राइनोसॉर्स, डॉल्फिन्स, लायंस etc. Similarly, this science advocates the conservation of petroleum, coal और metal deposits on our planet. इसी तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोलियम, कोल और काफ़ी सारे ऐसे मेटल्स जो कि हमारे प्लानट पे डिपॉजिट हैं उनकी तरफ, और उनका भी अब अमाउंट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है, कोल ख़त्म हो रहा है। पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा तो हम जितने भी मोटर व्हीकल्स रोड पे लेके निकलते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोल ख़त्म हो गया तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। या मेटल्स जो कि हमारा गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें ये भी अगर ख़त्म हो गया तो जितना भी मनी हम मेक करते हैं इससे वो भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ ग्रोइंग मोर फूड। न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल, पोल्ट्री एक्सेट्रा आर बीइंग डेवलप्ड विद द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। आज बायोलॉजी की नॉलेज की वजह से ही हम इस काबिल हैं कि हम नए वैराइटीज़ के प्लांट्स क्रिएट कर रहे हैं, न्यू ब्रीड्स बना रहे हैं हम कैटल्स की, पोल्ट्री की, और नई डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर न्यू प्लांट वैराइटीज़ की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप के हम फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिफरेंट क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी तरीके से हम कैटल्स में भी न्यू ब्रीड्स ला रहे हैं और पोल्ट्री में भी। दिस साइंस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड आवर नॉलेज ऑफ डिजीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हाउ टू क्योर देम। अब हम इतना केपेबल हैं कि हमें ये समझ में आता है कि हमारे प्लांट को या एनिमल को क्या डिजीज़ है। अगर हमारे प्लांट में वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें कीड़े लग गए हैं, तो उसके लिए भी हमें पता है कि हम कौन सी मेडिसिन उसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा प्लांट फिर से ग्रो करने लगे। या अगर हमारा एनिमल वो खाना नहीं खा रहा है या वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है या उसे किसी भी टाइप का कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए भी हमें पता है हम किस तरीके से उसे क्योर कर सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज हमें किसकी हेल्प से मिली? विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। ऑल दीज एफर्ट्स आर हेल्पिंग अस टू प्रोड्यूस मोर फूड इन फील्ड, डेयरीज एंड पोल्ट्री फार्म्स। नेक्स्ट, मेकिंग अस कॉन्शियस सिटीजन। बायोलॉजी help us in solving problems of sanitation, public health, water supply, etc. Biology is making us conscious of the need to reduce the rate of our rapid population growth. Increasing population, industries, and transport are creating a problem of pollution, endangering health of living beings. Increasing use of insecticides in field, farm,
go downs in adding to health hazard. Biology has helped us to recognize and take a step against such pollution. बायोलॉजी की हेल्प से हम कितनी सारी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस अर्थ पे उनको हम ट्रीट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट हमें खुद की सफाई रखनी है, सैनिटेशन करना है, पब्लिक हेल्थ की केयर करनी है और वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करना है. काफ़ी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वाटर सप्लाई के थ्रू जो वाटर आता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर है, कंटामिनेटेड वाटर है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्डियस डिसीज़ कॉज होते हैं उस एरियाज़ में. तो बायोलॉजी और अपनी नॉलेज की हेल्प से हम वहाँ की वाटर सप्लाई को ट्रीट कर सकते हैं. पब्लिक हेल्थ में हम अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं. बायोलॉजी इज़ मेकिंग अस कॉन्शियस ऑफ द नीड टू रिड्यूस द रेट ऑफ आवर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. बायोलॉजी की हेल्प से अब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हैं. मतलब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा नीड होगी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फूड की या वाटर की या अदर रिसोर्सेज की, जो कि हमारे प्लानट पे अब उतने नहीं बचे जितना प्रीवियस टाइम पे थे. तो इसके लिए अब हमें अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को मेंटेन करना होगा, कंसाइज रखना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा यूज़ होगा रिसोर्सेज का. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, इंडेंजरिंग हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा जो है लोगों को जॉब्स की नीड होगी फॉर देयर सर्वाइवल. जितनी ज़्यादा लोगों को जॉब्स की नीड होगी उतना ही ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन होगा. जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन होगा उतने ही ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए. और इन सभी चीज़ों की वजह से हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा. चाहे ये एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन या किसी भी टाइप का पॉल्यूशन हो. और ये जो पॉल्यूशन है ये इंडेंजर करेगा हमारी हेल्थ को या जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी की हेल्थ को. इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन फील्ड फार्म गो डाउन इज़ एडिंग हेल्थ टू हैज़ार्ड. अब हम क्या करते हैं, हम अपने फार्म्स में या फील्ड्स में हम इंसेक्टिसाइड्स को डालते हैं ताकि हमारे प्लांट में जो इंसेक्ट्स लग रहे हैं वो किल हो जाए. बट अल्टीमेटली वो इंसेक्टिसाइड्स हार्मफुल किसके लिए हैं? हम ह्यूमंस जो कि प्लांट्स पे डिपेंड हैं और एनिमल्स, इन सभी की हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं. नेक्स्ट इज़ बायोलॉजी हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज एंड टेक स्टेप अगेंस्ट सच पॉल्यूशन. अब बायोलॉजी की हेल्प से हम केपेबल हैं कि हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारे पॉल्यूशन. आगे चलते हैं. बायोलॉजी इज़ नेसेसरी फॉर सर्टेन कैरियर्स. देयर आर मैनी कैरियर्स विच आर ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी. वो स्टूडेंट्स जो कि बायो की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना, तो उनके लिए काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस हैं. वन मे चूज़ टू बी अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट, अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, अ पैथोलॉजिस्ट, अ ड्रगिस्ट, एन एंटोमोलॉजिस्ट, a forester, a teacher, a veterinary doctor, biotechnologist, and so we know what is the occupation of doctor or a dentist and bacteriologist. बैक्टीरियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं और किस तरीके से बैक्टीरिया दूसरे लाइफ फॉर्म्स पे अटैक करता है, उन्हें डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हें हार्म करता है. इन सभी एक्टिविटीज़ को जो स्टडी करते हैं उन्हें बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं. हु आर पैथोलॉजिस्ट. पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि लैब्स में हम रिपोर्ट्स को या जितने भी टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, उन सभी को एनालाइज करते हैं. और मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि एग्जामिन करते हैं एक बॉडी को या बॉडी टिश्यूज़ को. ड्रगिस्ट कौन होते हैं? ड्रगिस्ट ये फार्मासिस्ट होते हैं जो कि मेडिकल शॉप में हमें मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं. एंड एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं. इंसेक्ट स्टडी जो करते हैं उन्हें हम एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं. हु इज़ फॉरेस्टर. सो फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, फॉरेस्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सभी को मैनेज करके रखते हैं, उन्हें हम फॉरेस्टर कहते हैं. और टीचर वही है जो कि बेस्ट ऑक्यूपेशन है यहाँ का.
टीचर जो कि हमें सारी नॉलेज प्रोवाइड कराता है कि हम क्या फील्ड पढ़ रहे हैं, कहाँ से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा या आगे हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है, वो एक टीचर है। हु इज़ वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी के बारे में हमने पढ़ा था। वेटरनरी डॉक्टर्स वो होते हैं जो कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं इंडस्ट्री और लैब्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अमाउंट में हेल्पफुल हार्मोन्स का या विटामिन्स का या एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो सके, उन्हें हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसी तरीके से काफ़ी सारे और भी ऑक्यूपेशंस हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सो आई होप आज की क्लास आपको पूरी क्लियर रही हो और ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया हो।